नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अब एक साल से ज्यादा का वक्त ही बचा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब बीजेपी सभी राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का दावा यह है कि बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अभी से पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा में 29 जनवरी को गृह मंत्री की रैली और आज गुरुग्राम में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इस बात की तस्दीक कर रही है। बीजेपी संगठनात्मक मजबूती पर ज्यादा ध्यान दे रही है और ऐसे में अब सवाल यह है कि 2024 के आम चुनाव में कांग्रेस किसके भरोसे है। अधिकतर राज्यों में कांग्रेस का संगठन अभी भी तैयार नहीं है। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का श्रीनगर में समापन हुआ है। तो अब सवाल यह है कि यह भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है। 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश और 75 जिलों में तकरीबन 4000 किलोमीटर की यात्रा करके राहुल गांधी ने इस यात्रा का समापन किया है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा तो पूरी कर ली है, लेकिन क्या बिखरी हुई कांग्रेस इससे जुड़ी है? और अगर कांग्रेस और भारत दोनों जुड़ गए हैं तो फिर अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से क्या हासिल होगा और क्या यात्रा और अभियान ही कांग्रेस की 2024 की तैयारी है? आज हम इसी पर करेंगे आज की बड़ी बहस। यहां पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो, उसको मैं अपना घर अब ये कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है, वहां फना कहा जाता है। सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है। उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है फना। उस समय के प्रधानमंत्री कहा कि अनुराग ठाकुर को झंडा नहीं फहराना चाहिए, माहौल खराब होता है। राहुल गांधी जी याद करिए 1953 से लेके 2011 तक क्या हालत थी, और ये कांग्रेस पार्टी के कारण थी। 2014 के बाद हालात कैसे बदले हैं। कश्मीर में शांति अमन आई है, कश्मीर में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। अनुच्छेद 370-35 से हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों के 2 करोड़ से ज़्यादा जाने का आंकड़ा पार हुआ है। तो ये तब हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो कदम उठाए जो जम्मू कश्मीर के हित में है। लेकिन आपकी इस यात्रा में भारत जोड़ने वाले नहीं, भारत तोड़ने वाले ज़्यादा दिखे। जगह जगह पर वो लोग इसमें शामिल हुए जिन्होंने भारत को तोड़ने का काम किसी न किसी रूप में किया हो। जवाब आपको ये देना चाहिए कि आखिरकार ऐसी सोच के साथ और ऐसे तोड़ने वाले लोगों के साथ कांग्रेस पार्टी क्या करना चाहती है, जो देश को बदनाम करते हैं उनके साथ क्या करने वाली है। और राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद भी करना भूल गए, जिन्होंने अनुच्छेद 370-35 को सदा सदा के लिए समाप्त किया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को श्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार का कश्मीर से धारा 370 हटाने के लिए तय दिल से धन्यवाद करना चाहिए, जिसकी बदौलत निर्विघ्न वो लाल चौक पर तिरंगा फहरा सके। अमित शाह की बदौलत ही तो ये वहां तक पहुंच पाए।
तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होकर के श्रीनगर में समाप्त हुई है और अपने 145 दिन की इस यात्रा के दौरान क्या क्या घटनाक्रम हुआ है, आइए ग्राफिक के जरिए आपको एक बार समझाते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा को एक बार ग्राफिक के जरिए भी आप समझ लीजिए, क्योंकि आज यात्रा समाप्त हुई है। अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 7 सितंबर से शुरू होती है कन्याकुमारी से और 30 जनवरी को श्रीनगर में, यानी कि आज इसका समापन हुआ है। 145 दिन यात्रा चलती है, 4080 किलोमीटर का सफर इस यात्रा ने तय किया है। 12 राज्य और इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर के ये यात्रा गुजरी है। अगर आप देखेंगे तो पूरे देश भर के अंदर 75 जिलों से गुजरी है। 12 जनसभाएं इस दौरान हुई हैं और 13 प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी के द्वारा की गई हैं और 100 से ज्यादा बैठकें हैं जो कि राहुल गांधी ने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान की हैं। और आइए अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है कि राहुल गांधी की यात्रा से भारत कितना जुड़ा है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है और कांग्रेस इससे कितनी मजबूत हुई है। दूसरा सवाल यह है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की कितनी दुकानें खुली हैं, क्योंकि राहुल गांधी बार बार इस बात को कहते रहे। रैलियों और बैठकों का दौर क्या 2024 का यही है शोर। और चौथा सवाल यह है कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का जो मकसद था वो सही मायने में हासिल हुआ है। और अहम सवाल ये कि 2024 के लिए अन्य क्षेत्रीय दलों की रणनीति क्या है, क्योंकि 24 के अंदर सभी पार्टियों को चुनावों में जाना है और ऐसे में सभी अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। तो कितना तैयार हो पाई हैं ये पॉलिटिकल पार्टियां, इस पर भी आज हम चर्चा करेंगे। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र सिंह गहलावत जी, बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। विवेक चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक चौधरी जी, आपका भी स्वागत। बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बजरंग दास गर्ग जी, आपका भी स्वागत। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनेलो के प्रवक्ता है। रजवंत डहीनवाल जी, आपका भी स्वागत। और अमित नेहरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमित नेहरा जी, आपका भी स्वागत है। गर्ग साहब, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा, क्योंकि आप लोगों की यात्रा जो कन्याकुमारी से शुरू हुई आज कश्मीर में जाके समाप्त हुई है। राहुल गांधी ने आज कई बड़ी बातें कही हैं, लेकिन इस पूरे यात्रा को अगर हम लोग देखें तो जो नाम है इस यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा, क्या जुड़ गया है भारत, क्या हासिल हुआ है कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से, मेरा पहला सवाल। आयुष जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश की जनता का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा आशीर्वाद रखा, राहुल जी के ऊपर आशीर्वाद रखा और हमें बड़ा भारी समर्थन दिया और लाखों लोग देश के भारत जोड़ो यात्रा के अंदर जुड़े। ये एक बहुत बड़ी बात है। और यहां तक कि आप देखोगे भारत जोड़ो का मुख्य उद्देश्य देश के अंदर आपसी भाईचारा को बढ़ाना था। भाई, जो बाजारों के अंदर आप देखोगे देश के अंदर जो जात पात का जहर घुल रहा है, जो हिंदू मुसलमान के नारे लगा रहे हैं, जो लोग मंदिर मस्जिद के नारे लगा रहे हैं, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का डर दिखाकर लोगों भय दिखाते बार बार आया पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान, मुट्ठी भर पाकिस्तान, उससे बाहर देश को डराती। और मैं दावे के साथ आपके चैनल पे कहता हूँ, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और रक्षा मंत्री जी इनको इशारा कर दे, हमारे आर्मी फौज को थोड़ा सा इशारा कर दे, 6 घंटे के अंदर पाकिस्तान के ऊपर फतेह करने की हिम्मत हमारे देश के जवान रख सकते हैं। 1971 के अंदर ही यही हमारे देश के जवान, जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, पाकिस्तान के अंदर घुसकर 2 टुकड़े करने का काम किया। अगला अलग जो बांग्लादेश किसने बनाया, ठीक बात है, बिल्कुल वो इतिहास मुझे लगता है गर्ग साहब यहाँ पर सबको पता है, जितने पैनलिस्ट हैं उनको भी पता है, प्रदेश की जनता भी जानती है जो बात आप बता रहे हैं। लेकिन गर्ग साहब, मेरा सवाल ये है, अगर आप ये कहते हैं कि देखिए सब सेनाओं के अंदर कुवत है, किसी तरह का कोई उसमें किसी को शक है भी नहीं, लेकिन सवाल यह है कि फिर जो बात अभी कही गई, खासतौर से बीजेपी के नेताओं को कांस्टेंट हम लोग सुन रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप वहां पर आज तिरंगा फहरा पाए हैं तो कम से कम उसके लिए धन्यवाद तो दे दीजिए, वरना तो वहां तिरंगा भी नहीं फहरा सकते थे। कितनी पुलिस प्रोटेक्शन और फोर्स आपको लगानी पड़ती है अगर एक तिरंगा आपको लहराना है, लेकिन आपने धन्यवाद भी नहीं दिया, अब आप उसका क्रेडिट भी नहीं दे रहे हैं। मैं जवाब दे रहा हूं इसका। आयुष जी, भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का योगदान नहीं था।
जिला प्रशासन ने, वहां जहांगीर प्रदेश का जो जम्मू कश्मीर का प्रशासन ने साफ मना कर दिया था भी खतरा है, आपके ऊपर कुछ भी हमला हो सकता है, आप पैदल मत जाइए, गाड़ियों में जाइए। यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा के अंदर चूक हुई और वो पद यात्रा बीच में रोकनी पड़ी। आपको भी पता है वो पद यात्रा बीच में रुकवाई गई भी आगे खतरा है, आप नहीं जा सकते, हम सिक्योरिटी नहीं कर सकते, पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं थी, इसलिए बीच में ये यात्रा रोकी गई। ये तो जनता का प्यार था। तो क्या राहुल गांधी बिना सिक्योरिटी के थे वहां पर? इसलिए ये यात्रा गर्ग कामयाब साहब, हुई। क्या बिना सिक्योरिटी के राहुल गांधी थे वहां पर? कोई सुरक्षा नहीं थी उनके पास? सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी देनी या जुम्मेवारी बनती है। यही तो मैं कह रहा हूं ना, पहले तो सिक्योरिटी के साथ भी तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। ये सवाल पूछा बीजेपी ने। आप ये बताइए कि कम से कम आप ये बताइए, अनुराग ठाकुर को अभी आप सुन रहे थे गर्ग साहब, मुझे बताइए, अनुराग ठाकुर ही थे 2011 में, उन्होंने कहा वो लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे। उस समय आपकी सरकार ने मना किया, आपकी सरकार ने जाने नहीं दिया कि लाल चौक पे तिरंगा मत फहराइए, माहौल खराब होगा, लाल चौक पे तिरंगा मत फहराइए। लेकिन आज आपने तिरंगा वहां पर लहराया कि नहीं लहराया? देश का एक चेहरा है, उसकी सिक्योरिटी नहीं करेगी। उन्होंने आर्मी का धन्यवाद किया, बीएसएफ का धन्यवाद किया, देश की जनता का धन्यवाद किया। भारतीय जनता पार्टी किस बात का सिरे लेती है, किस बात का सिरे लेती चलिए, है? सिक्योरिटी भी है आपके पास, और सिक्योरिटी आपको मिली भी, और उसके बाद भी आप कह रहे हैं, कि आपको सुरक्षा नहीं दी गई, आपको रोका गया। भाई, प्रशासन की सिक्योरिटी के बिना तो आप नहीं जा सकते थे गर्ग साहब। ठीक है, चलिए, गहलावत जी का मैं रुख करता हूँ। भूपेंद्र गहलावत जी, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है गर्ग साहब, ठीक है, हो गई, आज यात्रा समाप्त हो गई, आपने अपनी बात रख ली। गहलावत जी, भूपेंद्र गहलावत जी, ठीक है गर्ग साहब, हो गया, ठीक है, आपके सामने ठीक है, देखिए, ठीक है। गहलावत जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस ये कह रही है कि देखिए, आप लोगों ने जो भी करने की कोशिश की हो, लेकिन आज यात्रा समाप्त हुई और एक नए तरीके का अनुभव राहुल गांधी प्राप्त कर चुके हैं। और उनका यह भी कहना है कि इससे जो देश है उसके अंदर जो आप लोग नफरत फैला रहे हैं उसको कम करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। गहलावत जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो आज तिरंगा लहराया गया है उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जो कांग्रेस ने गलती कर रखी थी, 370 वहां पर लगाई हुई थी, वो माननीय मोदी जी ने हटाने का उसको काम किया और एक सूत्र में पिरोने का काम किया। बजरंग दास जी को मैं सुन रहा था, 60 साल तक आपने सत्ता भोगी, राहुल जी भी सत्ता में थे और कांग्रेस पार्टी में भी थे, पहले कभी झंडा फहराने की हिम्मत उनमें नहीं हुई। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री काल में पूरे देश को एकजुट करने का काम हम भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। आपने सवाल किया कांग्रेस जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या मिला। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, जब से राहुल को नेतृत्व तो मिला कांग्रेस का, तो कांग्रेस पूरी तरह से लुप्त हो गई। और उस कांग्रेस को ढूंढने के लिए जब कोई भी आदमी नहीं रहा कांग्रेस में, सब छिटक कर चले गए। और जो भारतीय जनता पार्टी की कल्याणकारी योजनाएं थी और जो भारतीय जनता पार्टी का एक महत्व बना और पूरी दुनिया के अंदर भारतवर्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का डंका बजा, उससे प्रभावित होकर सब कांग्रेस के लोग छोड़कर और दूसरी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में आ रहे थे। इन्होंने कोशिश की है कि कहीं कांग्रेस पार्टी मिल जाए, ये गली गली घूमे, इधर उधर घूमे, लेकिन इनको कुछ इक्का दुक्का कांग्रेस के लोग मिल गए, इनको हाथ पकड़ के यात्रा में शामिल करने का काम किया। और जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई तो कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से लुप्त हो गई। मैं हरियाणा की बात करूं, इन्होंने हरियाणा में किस तरह से एक एक आदमी को जोड़ने की बात की थी। और अभी 2-4 दिन पहले बजरंग दास जी की पार्टी ने एक मीटिंग की कि हाथ से हाथ जोड़ेंगे, तो उसमें कौन आया? कोई भी नहीं आया।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान ढूंढ रहे, भारतीय शैलजा जी जनता कहाँ पार्टी गई, के लोगों ने ज्वाइन सुरजेवाला किया। जी कहाँ गए, और आपके जो किरण चौधरी कहाँ कैंडिडेट गई। थे अरे भैया सुनिए, चंडीगढ़ में आप बीच में नहीं बोला करते, आपकी गंदी आदत है ये। बजरंग दास जी, आपकी गंदी आदत, बीच में नहीं बोला करते, मैं नहीं बोला करता। गर्ग साहब अपने समय में जवाब दीजिएगा ना, गर्ग साहब अपने समय में जवाब दीजिएगा। देखिए इस तरीके इनके पास कोई जवाब तो होता नहीं दूसरे है, का समय दूसरे खराब को करेंगे तो डिस्टर्ब फायदा करते नहीं हैं। है। फिर आपके समय में भी लोग बीच में बोलेंगे। गर्ग साहब एक सेकंड, देखिए मैंने इसीलिए चर्चा की शुरुआत गर्ग साहब आपसे करी, आपको मैंने पूरा समय दिया, लेकिन अभी बोलने दीजिए, अभी गहलावत जी का समय। गहलावत मैं ये कहना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले एक फोटो वायरल हुआ था, बीच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बैठे थे, उधर दोनों बतरा बैठे थे, एक इधर बैठा था एक उधर बैठा था। सवाल कर लिया पत्रकार ने कि भाई भारत जोड़ो यात्रा कैसे करेंगे, तो उन्होंने जबरदस्ती पकड़ के उनके हाथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हाथ झटक दिए और दूर हो गए। हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तो कहीं है नहीं, और ना ही देश में, जब से राहुल गांधी को नेतृत्व तो राष्ट्रीय स्तर पर मिला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ठीक को है, लेकिन गहलावत जी आप कह हरियाणा रहे में हैं मिला, आप एक ये पॉलिटिकल पार्टी है आपकी, खत्म आप होती अपनी जा पार्टी का रही है। पक्ष रखेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, अगर आप ये कह रहे हैं तो फिर ये जो भीड़ हमको दिख रही राहुल गांधी के साथ, ये कौन लोग हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, कुछ लोग तो देखिए, हरियाणा की मैं बात अगर करता हूं, इनका संगठन क्यों नहीं बन रहा, आज मैं आपको बता देता हूं। एक एक जिले में 10-10 लोगों को इन्होंने धोखे में रखा हुआ है कि तुझे बनाएंगे, तू 2 बस भर ला, तू 4 बस भर ला, और ये इस तरह से लोगों को बहकाने का काम करते हैं। टिकटों में भी ये ऐसे ही करते हैं, और तुम लाओ, तुम्हारे को लाओगे तो पद मिल जाएगा। पद तो मिलना है एक आदमी को, और बाकी के जो 7-8 लोग जिनको इन्होंने इस्तेमाल किया है वो सब भाग जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, जब संगठन बनेगा तो कांग्रेस ये थोड़ी बहुत जो भी आपको नजर आ रही है ये भी बिखर जाएगी। ये लोगों के द्वारा किराए पे लाए हुए लोग थे, जो चलिए राहुल अब आप गांधी ये कह रहे चला हैं कि गया तो किराए के लोग कांग्रेस हैं, में आपकी लोग भीड़ में चले गए। आपके समर्थक आते हैं, इनकी भीड़ में किराए के लोग होते हैं, ऐसा नहीं। ऐसा आकलन करेंगे तो कैसे काम चलेगा? देखिए, आप ये बताइए। नहीं कि ठीक है, साथ- मैं गहलावत जी आऊंगा, अभी मैं विवेक जी से एक रिएक्शन लेता हूं। ठीक है विवेक जी, एक सेकंड, विवेक जी 2 महत्वपूर्ण सवाल है। एक सवाल यह है कि तो कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, कांग्रेस का यह कहना है कि जो नफरत है देश के अंदर उसको कहीं ना कहीं कम करने का काम या एक प्रयास इस यात्रा के माध्यम से हुआ, एक रिएक्शन इस पर। और दूसरा यह है कि क्षेत्रीय दलों की भी तैयारी क्या है। 2 राष्ट्रीय पार्टियों की तो बात हो गई, एक के साथ आप गठबंधन में सरकार भी चला रहे हैं, 24 की तैयारी कैसी है? दोनों सवाल का जवाब विवेक जी। आयुष जी, भारत जोड़ो की अगर ना ही बात करें तो अच्छा है। भारत टूटा कब था जो ये जोड़ने चले थे? हम तमाम डिबेट्स में यही बात कर चुके हैं, और भारत जोड़ो तो एक इनका एक्सपेरिमेंट था। मैंने पहले भी एक दिन पूछा था बजरंग दास जी से कि राहुल गांधी जी के पास पार्टी के अंदर क्या पोस्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन? वहां राहुल गांधी जी हो गए, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हो गए, इन्होंने पोस्ट तो सिर्फ डमी कैंडिडेट बिठा रखे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष देखिए राहुल गांधी के आगे हाथ जोड़ के खड़ते हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र हुड्डा के आगे हाथ जोड़ के खड़ते हैं। तो पोस्ट तो डमी है, सिर्फ और सिर्फ चलानी तो वहां राहुल जी ने है, यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने। दूसरी बात आपने कही कि किस तरह की तैयारी, मैं अगर बात करूं, पहले भी तमाम डिबेट्स में यही बात कही गई कि तैयारी कैसे है, क्या है। आज हम तैयार हैं, चुनाव कभी भी हो, चुनाव के लिए हमेशा हर राजनीतिक दल तैयार होता है। और हमारा कार्यकर्ता अगर हम बात करें, हमें बूथ लेवल तक जो हमारे बूथ योद्धा बनाने का हमने काम किया, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में ब्लॉक वाइज अगर बात करें पदाधिकारी हमारे हैं। आज सोचने का विषय तो उनके लिए है जो हर प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये कहते हैं कि 3 महीने के अंदर संगठन बढ़ा लिया जाएगा, पर वो 3 महीने इनके नहीं होते। पिछले प्रदेश अध्यक्ष बने उदय भान जी, तब भी यही बात कही गई इनके द्वारा कि 3 महीने के अंदर, आपके चैनल पे भी आपने भी सुनाने का काम किया। क्या 3 महीने इनके आज तक कंप्लीट हुए? सोचने का विषय उनके लिए जिनके पास ना संगठन है ना कार्यकर्ता है। आज जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में सरकार चला रही है, और जिस समय पे चुनाव होंगे, चुनाव के अंदर क्या परिस्थितियां होंगी, दोनों ही परिस्थितियों के लिए, चाहे गठबंधन में हो चाहे बिना गठबंधन के हो, जननायक जनता पार्टी चुनाव के लिए तैयार है।
डहीनवाल जी, आपसे भी मेरा यही सवाल है, क्योंकि एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा है, दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, तो आप लोग भी कहते हैं कि हमेशा चुनावी मोड में ये लोग रहते हैं, लेकिन आपकी तैयारी कैसी है? क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी है, वो तो ये कह रही है कि भाई इस बार तो हम ही आ जाएंगे सत्ता में वापस, भारत जोड़ो यात्रा से जन समर्थन भी उनको मिला है। क्या तैयारी है इंडियन नेशनल लोकदल की? एक जमीन से जुड़ी हुई पार्टी है और उसके जो कार्यकर्ता हैं वो हर गांव में है और ऐसे कार्यकर्ता हैं जो चट्टान की तरह मजबूत है। और जब भी कोई कार्यक्रम की बात आती है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपने उन कार्यकर्ताओं से राय शुमारी करने के बाद अपना आगामी कार्यक्रम निर्धारित करती है। इसी के चलते हुए हम चाहे चुनाव की तैयारी के लिए लगा लूं या फिर हम ये कह सकते हैं कि सरकार ने जो नाकामियां रही, जो इतने लंबे समय की नाकामियां रही, उनको जनता तक पहुंचाने के, जनता के बीच में डायरेक्ट संवाद करने के लिए जन परिवर्तन यात्रा जो कि हमारी फरवरी माह से शुरू हो जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, रूट उसके निर्धारित हो चुके हैं और जल्दी हमारा शीर्ष नेतृत्व तो उसके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएगा। बाकी मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि ये यात्रा जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे कि किराए की भीड़ या भाड़े की भीड़ बता रहे हैं, अगर विपक्ष अगर कोई भी कार्यक्रम करता है तो उसमें किराए और भाड़े की भीड़ कर दी जाती है, लेकिन ये अपनी एक रैली के बारे में बताए जो अभी कल हुई थी, जिसमें 1000 आदमी पहुंचे बड़ी मुश्किल से, जहां पर 3000 की पुलिस और 1000 आदमी इनके पहुंचे हैं, उसके बारे में इन्होंने एक बार भी चर्चा नहीं की। और ये विपक्ष के ऊपर कटाक्ष करते हुए इनको कम से कम इतना तो सोचना चाहिए कि अभी एक दिन पहले तो इनकी रैली हुई है, उसको फ्लॉप रैली, जहां पे मुख्यमंत्री जी पहुंचे हैं, राष्ट्रीय इनके गृह मंत्री जी, तो देश के गृह मंत्री जी जहां पहुंच रहे हैं और वहां पर अगर 1000 आदमी इकट्ठे नहीं होते तो ये कहते हैं कि हमने देश का विकास किया है, लोग इनको सुनने क्यों नहीं पहुंच रहे, ये भी तो एक बार बताए ना। और जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल की बात अगर हम कर रहे हैं तो हमने पूरे हरियाणा के हर जिले का, हर हल्के का हमने कार्यक्रम गांव गांव जाकर जब जनता से हम डायरेक्ट संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, सरकार के सामने उन समस्याओं को रखकर उनका हल कराने का काम करेंगे, सरकार की पोल खोलने का काम करेंगे कि कहां बेरोजगारी में अव्वल रहा ये प्रदेश, जिनकी वजह से नौकरियां नहीं मिली, या हम ये कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार के जो बार बार लगाम लगाने की बात करते थे, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे थे, उस राज्य में भ्रष्टाचार चरम पर रहा, महंगाई जो काबू करने की बात कर रहे थे, महंगाई इनके नियंत्रण में नहीं है। ऐसा कौन सा वर्ग है जो इनसे ना खुश है? अगर हम महंगाई की बात करें, कर्मचारी, व्यापारी, किसी भी चीज के बारे में बात करें, कहा एक तरफ कांग्रेस भी तो है ना, जो बात आप कह रहे हैं या जिन मुद्दों को आप उठा रहे हैं वो बात तो कांग्रेस भी कह रही है, और कांग्रेस तो कह रही भारत जोड़ो यात्रा से लोग भी जुड़ गए उनके साथ में, तो अब तो भाई वो सत्ता में आने वाले हैं, आपके पास क्यों हरियाणा की जनता आप पे भरोसा करके चली जाएगी? कांग्रेस एक ऑप्शन है उनके पास में, जननायक जनता पार्टी, उन्होंने भी कहा कि अगर हम गठबंधन में नहीं तो हम अकेले भी तैयार है। अब बताइए। देखिए आयुष जी, मैं ये बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने अपने, राहुल गांधी जी ने अपने आप को इस यात्रा के जरिए प्रूव कर दिया, लेकिन जो हरियाणा की यात्रा है, इन्होंने पूरे देश की यात्रा 4000 किलोमीटर की है और इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की जो यात्रा रहेगी, ये यात्रा लगभग 4500 किलोमीटर पूरे हरियाणा में रहेगी। तो अब आप ये देखिए कि इन्होंने केवल सड़क मार्ग, एक ऐसा रास्ता बनाया था जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक तय किया, और जब हम गांव गांव तक अगर पहुंचने का काम कर रहे हैं, आम जन तक, उनके घर के द्वार तक अगर हम पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर वो लोगों को भी लगेगा कि कोई हमारी बात सुनने आया है, अपनी बात कहने आया है। और डायरेक्ट जब उन लोगों से आमने सामने रूबरू होकर बात करेंगे तो वो भी अपनी बात बताएंगे और हम भी अपनी बात कहेंगे। और जनता को एक पता है कि अगर कोई आपकी हक हकूक की आवाज को बुलंद करने वाला है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी हैं। इसके अलावा जो आज लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, अगर मैं दूसरे दल की बात सिर्फ इतना ही करना चाहूंगा कि जो आज यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा किया है, उन्होंने सिर्फ जनता के साथ विश्वासघात किया है। वो कोई ऐसी 5 काम बता दे जो 8 साल की सत्ता में भारतीय जनता पार्टी को 8 काम बता दे, 3 साल की उसमें ये 3 काम बता दे, इनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं फिर से कोशिश करूंगा, आज मैं विवेक जी इसका जवाब देंगे, ठीक है। लेकिन नेहरा जी, एक तो भारत जोड़ो यात्रा पर आज समापन हो गया है, आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते, और दूसरा यह है कि 2024 में स्पेशली हम लोग हरियाणा में अगर देखें तो क्षेत्रीय दलों की राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अमित नेहरा जी। मैंने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी एक दूसरे चैनल पे, तो ये तो प्लास्टर हटने के बाद पता चलेगा कि अच्छी तरह जुड़ा है या नहीं जुड़ा। तो एक सिंबॉलिक बात है, मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, इसका इम्पैक्ट तो थोड़ी देर में आएगा, कुछ देर बाद में आएगा, इस समय इम्पैक्ट हम नहीं बता सकते। सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि क्या ये टेम्पो लगातार बना रहेगा। हालांकि अगला प्रोग्राम है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का, कांग्रेस का। उसके बाद एक सुनने में आया है कि ये पश्चिम से पूर्व भी यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी। तो ये चीजें अगर लगातार चलती रहेगी तो लोग जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे भाई।
एक तरह से हलचल होनी चाहिए राजनीति में। आप निष्क्रिय अगर हो जाएंगे, हाइबरनेट हो जाएंगे, हाइबरनेशन में चले जाएंगे, तो लोग आपसे जुड़ना बंद कर देंगे। तो बीजेपी की यही टीआरपी रही है, यही कि उन्होंने 2013 से लगातार अपने आप को परिदृश्य में रखा है, फील्ड में रहे हैं, अपने लगातार संख्या बढ़ाते रहे हैं, सदस्य बढ़ाते रहे हैं, तो उनका रिजल्ट मिल रहा है इनको। नॉर्थ ईस्ट में जब बीजेपी का नाम लेवा नहीं था कोई, तो वहां पे सरकारें बनाई है इन्होंने जाके। भाई 7 सिस्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, उधर की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे बीजेपी थी ही नहीं, लेकिन वहां पे सक्रियता बढ़ा के इन्होंने अपनी सरकारें बना ली। तो वही बात सभी पार्टियों पे लागू होती है। इसमें कांग्रेस नहीं, इसमें अपने क्षेत्रीय दल भी हैं। भाई मान लिया आज इनेलो है, बैकफुट पे है, अगर ये परिवर्तन यात्रा जो अभी बताया लगातार चलाते रहे तो ये सफल हो जाएंगे। अगर ये घर बैठे रहे तो सफल कैसे होंगे? तो यही बात है, सत्ता में है जेजेपी, अगर ये अपना जनाधार बढ़ाती रही लगातार तो ये भी सफल हो जाएंगे। हरियाणा की स्थिति देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ी अच्छी स्थिति है। और 90 ही तो सीटें हैं, आपको 46 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, कोई बहुत बड़ा प्रदेश नहीं है हरियाणा। भाई 350 किलोमीटर ऊपर से नीचे है और 350 किलोमीटर लगभग दाएं से बाएं है। आप एक दिन में पूरा आर पार जा सकते हैं। उसका अर्थ ये है कि आप मतदाताओं से लगातार कनेक्ट रह सकते हैं, हर जिले से कनेक्ट रह सकते हैं, तो उसका फायदा उठाना चाहिए हर पार्टी को। तो वही बात है भाई, कांग्रेस अगर इस टेम्पो को बना पाएगी तो मजबूत विपक्ष तो बनेगी ही, और अगले जो आने वाले चुनाव हैं तो उसमें भी करिश्मा कर दे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि लगातार अपने आप को ये लाइमलाइट में रखें, मतदाताओं से जुड़े रहें ये चीजें, तो वो देखना है। अभी तो एक जल्दबाजी होगी ये कहना कि कितना इम्पैक्ट पड़ा है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ऐतिहासिक यात्रा रही है। तो इससे पहले किसी भी पार्टी ने लगातार पैदल इतनी यात्रा नहीं की, रोजाना 30 से 35 किलोमीटर पैदल चलना, और वो भी लगातार चलना, बिना रुके चलना। हालांकि कुछ ऐसी बातें की हैं बीजेपी ने जिसका अपने आप कांग्रेस को फायदा मिल गया, जैसे अचानक बीच में दिल्ली जब पहुंचने वाली थी यात्रा तो कोविड का डर दिखाना, ठीक है ना, तो और बीच में ये हल्ला कर देना कि इटली चले जाएंगे, क्रिसमस मनाएंगे, बाहर चले जाएंगे, विदेश चले जाएंगे, तो उससे अपने आप फायदा हो गया उनको, क्योंकि वो जमे रहे, डटे रहे, तो कोविड का कोई हल्ला था नहीं। तो उससे क्या हुआ कि नेशनल मीडिया में खबर चली 5-6 दिन 10 दिन तक। तो ये चीजें क्या होता है कि हर पार्टी से भूल हो जाती है, राजनीतिक भूलें होती हैं, तो उसका फायदा दूसरी पार्टी उठाती निश्चित रूप से। तो ये देखना है पार्टियों को कि वो कौन कितनी भूल करती है, कौन कितना फायदा उठा पाती है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। चलिए अमित जी, आपने बहुत बढ़िया बात कही थी, मैं उसी का जवाब देता हूँ। गर्ग साहब, अमित जी ये कह रहे हैं कि भाई वो तो प्लास्टर जब कटेगा तब पता चलेगा कितना जुड़ा है, लेकिन जो सवाल और भी उठे कि भाई संगठन मजबूत आप कर नहीं रहे, पदाधिकारियों की नियुक्ति आप कर नहीं रहे, प्रदेश अध्यक्ष आपके बदल गए, और उसके बाद भी अगर यात्रा निकलने के बाद भी फायदा अगर आपको उठाना है तो ये सारी चीजें क्या कर पाए? आप तैयार हैं उस स्तर पर? गर्ग साहब। आयुष जी, जहां तक अभियान की बात है, लोग जोड़ने की बात है, संगठन की बात है, मैं विस्तार से 2 मिनट लूंगा आपकी। जहां अगला कांग्रेस का जो कदम है, प्रॉपर हरियाणा की जो आपने सवाल किया, मैं हरियाणा की बता रहा हूं। घर घर कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, जनता से सीधा जनसंपर्क अभियान करेंगे, और सरकार की जो गलत नीतियां हैं, सरकार ने जो वायदे किए थे, वायदे का एक भी पूरा नहीं किया, जिसके अंदर मोदी साहब ने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को हम रोजगार देंगे, बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, खराब कानून व्यवस्था का मुद्दा है, जिस प्रकार इन्होंने घोटाले पर घोटाले किए वो मुद्दा है। इन्होंने कहा था हमारी सरकार आने पर हम ये 250 रुपए रसोई गैस सिलेंडर देंगे, आज वो 1100 पार गैस सिलेंडर कर दिया। इन्होंने कहा था हमारा राज आने पर हम 35 रुपए पेट्रोल 35 रुपए लीटर डीजल देंगे, वो आज लगभग 100 रुपए हो गया। ये सारे मुद्दे हम जनता के बीच लेके जाएंगे और जनता को बताएंगे, और 2024 की बात है, मैं दावे के साथ ठीक है, लेकिन बताएंगे तो आपका जब संगठन आपका तैयार होगा ना। मेरा बेसिक सवाल ये था ना गर्ग साहब कि संगठन तैयार है क्या आपका उस स्तर पर? ठीक है, ये मुद्दे तो आपके पास भी हैं, डहीनलाल जी के पास भी हैं, लेकिन संगठन तैयार नहीं होगा तो कैसे बताएंगे लोगों को जाके? मैं ये बताऊं, कांग्रेस की पूरी फौज
यानी कि केंद्र का चुनाव हो 2024 के अंदर, एमपी के चुनाव के लिए, प्रदेश के चुनाव के लिए तैयार है। और आपको नई खबर दे देता हूं, एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा जो बाकी स्टेट का संगठन बन चुका है, पीसीसी के डेलीगेट बन चुके हैं, जितने हमारे सेलों के संगठन है वो बन चुके हैं, सेलों के प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं, लीगल सेल बन चुका है, महिला का बन चुका है, युवा संगठन बन चुके हैं। अब हमारे जिला का लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर के जो बैठक कर रहे थे उसमें तो गहलावत जी कह रहे हैं आपके आधे नेता पहुंचे नहीं। हाथ से हाथ जोड़ो में तो आपके आधे नेता पहुंचे नहीं। जब हाथ से हाथ जोड़ो में नेता पहुंचेंगे नहीं तो जनता तक कैसे पहुंच पाएंगे? और क्या कांग्रेस के अंदर जो बिखराव है या कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है हरियाणा के अंदर, क्या वो सारे नेता एक प्लेटफॉर्म पर हैं? वो नेता क्या प्लेटफॉर्म पर हैं, एक प्लेटफॉर्म पर हैं क्या हरियाणा के अंदर? अपने गर्ग साहब, हरियाणा कांग्रेस जुड़ गई है क्या? कौन सा नेता भारत जोड़ो यात्रा में नहीं था? सारे नेता यात्रा में शामिल थे। जहां मेरे साथी ने सवाल किया, भाई जो मीटिंग चंडीगढ़ की वहां पर नेता नहीं थे, आपके सामने है। बहन कुमारी शैलजा जी वहां गई हुई थी, अपने छत्तीसगढ़ की प्रभारी थी वहां गई हुई थी, अपने सुरजेवाला जी राहुल जी के साथ पद यात्रा में शामिल थे, और बाकी किरण चौधरी के चोट लगी हुई थी। टोटल हमारे विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व एमपी, पूर्व विधायक सारे उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। और ये कहते हैं भी शामिल। ठीक है गहलावत जी देखिए भाई, उन्होंने बता दिया, हालांकि ये हर मीटिंग या हर बैठक से पहले कुछ ना कुछ तो कारण होता है, लेकिन उन्होंने फिर बताया भाई एक छत्तीसगढ़ की प्रभारी है, वो छत्तीसगढ़ चली गई थी, एक यात्रा के अंदर शामिल थे और एक को चोट लगी हुई है। इन तीनों का आप नाम ले रहे थे कि भाई देखिए ये तीन बड़े चेहरे जो कि इनके हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का हिस्सा नहीं थे। गहलावत जी ठीक है, गर्ग साहब एक सेकंड। गहलावत जी देखिए, जब वह यात्रा हरियाणा में घुसी तब भी किरण चौधरी जी की तबीयत खराब हो गई, और जब दोबारा से एंट्री की हरियाणा में, आप चुप रहिए प्लीज। ठीक है गर्ग साहब, मैं समझ गर्ग साहब, नहीं गहलावत जी नहीं, लेकिन गहलावत जी वो एक दिन तो यात्रा में गई थी, हालांकि उनको यात्रा के दौरान चोट लगी और उसके बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई। ठीक है गर्ग साहब, मैंने कहा ठीक है गर्ग साहब, पता है प्रदेश की जनता को पता है गर्ग साहब, लेकिन अभी समय गहलावत जी का समय है गर्ग साहब। ठीक है गर्ग साहब एक सेकंड, गर्ग साहब देखिए मैंने समय दे दिया, गर्ग साहब समय दे दिया, अभी गहलावत जी का समय, अभी उनको बोलने दीजिए गर्ग साहब, एक सेकंड। देखिए गर्ग जी के पास और तो कोई गहलावत जी गर्ग साहब ठीक है, गर्ग साहब नहीं कोई गुमराह नहीं करेगा, कोई गुमराह नहीं करेगा। ठीक है गर्ग साहब ठीक है, धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। अरे भाई आज यात्रा समाप्त हुई है, कम से कम औरों को तो सुने। गहलावत जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना इन्होंने इस यात्रा के दौरान यात्रा से फायदा होने के बजाय कांग्रेस को नुकसान हुआ है। यहाँ का जो एरिया है, जो जिस तरह की यहाँ राजनीति चलती है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जितना ज्यादा दिखाते हैं लोगों के बीच में, ये उतनी ही कांग्रेस पार्टी कमजोर होती जाती है। मैं आपको बताऊं 2005 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेतृत्व मिला तो 67 सीटें थी, और 67 से घट के 40 हो गई और 40 से घट के 15 आ गई। जितना ये लोगों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाएंगे, सबसे बड़ी दिक्कत एक कांग्रेस पार्टी में है जो कांग्रेस पार्टी दूर नहीं कर सकती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में धृतराष्ट्र की भूमिका में आए हुए हैं। तो गहलावत जी घटी तो आपकी भी सीटें 19 के अंदर, आपको तो गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ी। अगर आपने इतना ही विकास किया था तो जनता, आप तो 75 पार का नारा दे रहे थे। देखिए अपनी बात कर लो भूपेंद्र जी, भैया मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। गहलावत जी मैं ज्यादा बताऊंगा तो बजरंग ठीक है गर्ग साहब थोड़ा इंतजार करिए भाई, अभी चुनाव अब 24 में समय नहीं है ना। गहलावत जी देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, जो काम इन्होंने किए, 6 केसों में ये जमानत पर हैं, किस तरह से इन्होंने किसानों की जमीन हड़पने का काम किया, किस तरह से खर्ची पर्ची के आधार पर क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद के उस पर नौकरी दी, और किस तरह से जमीनों के घोटाले करे। मैं तो ये कहता हूं HSIDC के 20 प्लॉट 20 के 20 अपने रिश्तेदारों को और अफसरों को दे दिए। एक भी आदमी ना भी जो संदिग्ध डिक्लेयर किया है, जो इंस्पेक्टर भर्ती हुई थी जनरल की 9 पोस्ट 9 के 9 अपने रिश्तेदारों को दे दी। तो लोग भूले नहीं है, जितना भूपेंद्र सिंह हुड्डा जनता को दिखता है उतना कांग्रेस से
जनता को नफरत होती जाती है। ठीक है, हम तो ये लेकिन कहते भूले हैं तो कि नहीं और भी भूपेंद्र ज्यादा सिंह इसको अलावा जी, कमाओ। बात आपकी ठीक है, लेकिन मुझे भी बताइए ना, आपसे भी तो भरोसा कम हुआ ना, आपको भी तो बहुमत से दूर कर दिया जनता देखिए, ने। मैं उसी बात पे आना चाहता हूं। जो पिछला चुनाव हुआ उसमें हमारी 40 सीटें आई थी। उसके बाद हरियाणा प्रदेश में कितनी कल्याणकारी योजनाएं आई। इनेलो के भाई ने कहा था कोई 5 बातें गिना दें, मैं गिना रहा हूं। सबसे पहले हमने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई, बिल्कुल पारदर्शिता से। नहीं तो सब लोग ट्रांसफर के लिए ही इधर उधर घूमते रहते थे। टीचर थे वो ट्रांसफर के लिए घूमते रहते थे, स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती थी। दूसरा, हमने बगैर खर्ची पर्ची के, बगैर अक्षेत्रवाद के, बगैर भाई भतीजावाद के इंटरव्यू भी खत्म किया और पूरी पारदर्शिता से नौकरी देने के काम की। जितना खर्ची पर्ची आपके राज में चल रहा है, 10 साल जेल का ऐसा काम हमने नौकरी में नहीं किया। ये सुनिए 10 साल की जेल में ऐसे झूठ नहीं चलेगी। आपको भी पता है कि आपके शासन में कितना भ्रष्टाचार, चरम भ्रष्टाचार है और नौकरियों में कितनी धांधली हुई है। आपने अपनी बात आपको भी तो पता है ना। एक चीज जवाब ठीक है दहीनवाल जी, अरे अपने समय में बताइएगा ना भाई, आपने खर्ची पर्ची कम की थी, इन्होंने नहीं की, या ये नहीं कर पा रहे हैं अभी अपने समय अलावा जी जल्दी से कंप्लीट करें। ठीक है, अब सब सारी देश जानता है कि 10 साल की सजा क्यों हुई। ये घोटाला जिस तरह से हुआ था भर्ती के मामले में, वो और हमारे समय में हम परिवार पहचान पत्र के जरिए सबके बीपी कार्ड बनवाने का काम करते। जो कांग्रेस के राज में दलाल पैदा हो गए थे, 10-10, 15-15 हजार लेके बीपीएल कार्ड बनवाते थे। आज वो घर बैठे बीपीएल कार्ड बन रहे हैं। जो व्यवस्था पेंशन थी वो घरों में बन रही है। जो आयुष्मान योजना है, 5 लाख तक का जो गरीब लोग इलाज भी नहीं करा सकते थे पैसे की कमी में, ठीक है 5 लाख मैं समझ गया। जी आप ये कह रहे हैं कि है। ये जो योजनाएं हैं ये इस बार आपको ऐड ऑन करने वाली हैं, यानी कि आपकी जो 40 सीटें हैं वो और बढ़ेंगी। अब देखेंगे 24 तक आप कितना इसको और कन्विंस कर पाते हैं। देखिए अब कांग्रेस की तो मैं कहता हूं 2.5 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस किसी भी की। चलिए ठीक है, वो भी हम देखेंगे, वो तो प्रदेश की जनता पे छोड़ना पड़ेगा ना। विवेक जी, आपको भी लेकर के यही सवाल था कि आपने तो अपने जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए, और आप ये कह रहे हो अभी तो इनेलो कह रही है हम तो यात्रा करने वाले हैं, आपका तो अस्तित्व भी नकार रहे हैं। कैसे देखेंगे इसको? आयुष जी, इन्होंने कोई 5 वादे कहे, 5 काम कहे गिना के, मैं तो 50 काम गिनाऊंगा और गिना भी रहा हूं। ये जो बात कर रहे थे मुझे हंसी भी आई, 4500 किलोमीटर चलेंगे। जनाब आपके नेता 5 बजे के बाद यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे वो भी बताने का काम करें। ज्यादा कुछ नहीं आयुष जी, इन्होंने पूछने का काम किया कि क्या काम किए। 75% रोजगार, जो आरक्षण की हमने बात कही थी और सबसे बड़ा हमारा चुनावी घोषणा पत्र में मुद्दा था। सुनने भाई, सुनने अपनी बारी में बोलिएगा, यही होता है। आज और आज पूरी मान लूंगा। अरे भाई पूरी बात तो आने दीजिए ना, पहले सेंटेंस पर आप टोक देंगे। नहीं दहीनवाल जी ऐसे नहीं होता। दहीनवाल जी आपको भी ऐसे पहले सेंटेंस पे कोई टोकेगा तो आपकी बात भी नहीं आ पाएगी ना। उधर पहले बात आ जाएगी। 75% सुनिए अरेगढ़ साहब भाई 75% सुनते ही आप लोग भड़कने लगे। अरे 75% सुनते ही भड़कने लगे। पहले सेंटेंस तो कंप्लीट होने दीजिए, सेंटेंस तो कंप्लीट होने दीजिए, सेंटेंस तो कंप्लीट होने दीजिए। गर्ग साहब अरे सुनिए भाई, सुनिए अरे सुनिए गर्ग साहब सुनिए। पंचायत इलेक्शन के अंदर 50% लेडीज रिजर्वेशन करने का काम किया, वो सबके सामने है। 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए हमने डिपुओं के अंदर करने का काम किया, वो सबके सामने है। लाल डोरा मुक्त हरियाणा को करने का काम किया, वो सबके सामने है। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश बना जिसमें ऑनलाइन डायरेक्ट पेमेंट किसान के खाते में जाने का काम हुआ। बजरंग दास जी के दर्द हुआ, वो पहला प्रदेश ऐसा बना जो। लेकिन 2 सवाल हैं विवेक जी। देखिए एक तो 75% आरक्षण आपने कहा, आपके मैनिफेस्टो के ये बड़े वादे थे विवेक जी। एक तो 75% आपने कहा कि आप हरियाणा के युवाओं को रोजगार देंगे, और दूसरा आपने ये कहा था कि बुढ़ापा पेंशन, वो भी आप वादा पूरा नहीं कर पाए। 2 विषयों को लेकर के जननायक जनता पार्टी पर सवाल रहते हैं। प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस क्या है, इसका जवाब मैं चाहता हूँ। प्रोग्रेस क्या है? 30,000 करोड़ का निवेश अगर हरियाणा प्रदेश में किसी ने लाने का काम किया तो वो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की कार्य प्रणाली के कारण ही आ सकता। आज ऑनलाइन रेवेन्यू रिकॉर्ड को करने का काम अगर प्रदेश के अंदर किया गया तो हमारी सरकार ने, आज डिजिटल लाइब्रेरीज गांव में बनाने का काम अगर किया गया तो हमारी सरकार में किया गया। आज एमएसएमई को नेशनल अवार्ड में 3rd नंबर पे अवार्ड मिलने का काम हुआ तो वो हमारी सरकार में ही हुआ। आज किसी भी महकमे की अगर आप बात करें, उसके अंदर मैं आपको एक नहीं ये 5 कह रहे थे, मैं 50-50 काम गिना सकता हूं क्या हुआ।
ठीक है डाइनवाल जी, आज बातें तो ठीक है बड़ी बड़ी डाइनवाल की जी, जाएंगी। आप आपने कैसे यात्रा पेंशन का करेंगे और जिक्र कितना किया जोड़ तो पाएंगे, मैंने सवाल आपके पेंशन ऊपर का भी भी घूम मैं कह करके रहा आया हूं। और ये भी हमारे पूछा गया नेता कि ने भाई क्या आपके साफ नेता स्पष्ट कर पाएंगे तौर से इतनी लंबी डिबेट, यात्रा। ठीक है चलिए मैं जवाब लेता मैं हूं बता रहा हूँ पेंशन की भी बात पे आ रहा एक हूँ। चीज है, हमारे नेता ने विवेक भाई, मैं बहुत बता साफ देता हूं। स्पष्ट तरीके देखिए, से जिस कहने का प्रकार से काम किया कि जेजेपी के नेता 5100 बार-बार पेंशन का ये वादा चौधरी किया अवैध था और घोटाला के ऊपर 5100 कहते पेंशन हैं लागू कि ये कराते यात्रा रहेंगे। चुनाव में जाने से पहले आप 5100 करके जाएंगे, ठीक है ठीक है अभी जवाब लेते हैं। हाँ डाइनवाल जी, डाइनवाल जी, जेजेपी के नेता लगातार इसके लिए घुटनों में जोर होना चाहिए। मैं इनको ये बताना चाहूं कि हमारी सारी यात्रा का रूट तैयार हो चुका है ये भी, और यात्रा जब निकलेगी तब भी आपको बता देंगे और आपको इन्वाइट भी करेंगे कि आप भी आकर देखो यात्रा आप कैसी है। यात्रा की बात दूसरी ना चीज, करें तो कोई अच्छा बात है। नहीं, एक मिनट, आपके नेता द्वारा जो 670 किलोमीटर की यात्रा करी गई, आपके नेता उसको नकली यात्रा बताते हैं। आप एक बार सुन तो लो विवेक भाई, विवेक भाई सुन तो लो। जब मैं 4500 किलोमीटर की यात्रा के बारे में कह रहे हो, 600 किलोमीटर पर अटके पड़े हो। दूसरी बात, अभी विवेक भाई ने 75% रोजगार के बारे में बात का, 75% आरक्षण की बात की। एक कोई नौकरी मिली है क्या 75% आरक्षण से? कोई एक सिंगल नौकरी अगर मिली हो 75% आरक्षण से तो मैं इसकी सारी बात मानूंगा। 5100 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात की, एक सिंगल नौकरी नहीं मिली आपके इससे। दूसरी चीज को पता है, ये एक मिनट, अगर आपको पता है मामला कोर्ट में है तो आप इसका क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? जब आपको इतना पता है कि मामला कोर्ट में तो आप बार बार इसको दिलवा क्यों रहे हैं? मैं लगातार यही तो चीज आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो हर साल 2000 रोजगार मेले लगाने का काम सरकार कर रही है। आप एक सिंगल रोजगार दिया है, देने का काम एक सिंगल रोजगार दिया हो तो बता दो। अभी मैं बात आगे करूं। चलिए ठीक है विवेक जी, विवेक जी अभी आप ठीक है विवेक जी, अब जवाब लेते हैं ना, आप जवाब ठीक है विवेक जी अभी डाइनवाल। हाँ डाइनवाल, एक मिनट। अच्छा, दूसरा अभी गहलोत साहब कह रहे थे परिवार पहचान पत्र की। मैं परिवार पहचान पत्र की बताता हूं कि इन्होंने एक ऐसी स्कीम निकाली है जिसमें जो गरीब व्यक्ति आज डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जेन्युइन जो राशन कार्ड थे वो सरकार की छोटी छोटी गलतियों से एक जीरो लगाकर, किसी की 80,000 सैलरी, 80,000 उसने इनकम दिखा रखी है, उसकी 8 लाख कर दी, किसी की 1,60,000 दिखा रखी है, उसकी 16 लाख कर दी। और उनकी छोटी छोटी सरकार की गलतियों से और आज उनके राशन कार्ड कट के, उसके लिए लगातार वो डीसी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। उन गरीब परिवारों का जिनका किसी प्रकार से गुजारा होना मुश्किल हो रहा था और वो आज बेचारे चक्कर काट रहे हैं। प्रॉपर्टी आईडी के बारे में जिनके बाद लगातार इसमें भ्रष्टाचार की बात आई थी, ये अपने आप को ये कहते हैं कि हमने ये नई पॉलिसी लाई और उस नई पॉलिसी से जनता लाइनों में खड़े करने का काम इन्होंने किया है। इन लोगों ने 5 रुपए का सामान देकर 100 रुपए का थैला छपवाने का काम, जनता का जो गाड़ी खून पसीने की कमाई थी उस थैले पर खर्च करके अपना प्रचार करने का काम किया है। धरातल पर आज भी हम आपको इनका बात करते हैं, अगर ये कोई नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताए कि हमने इतने मेडिकल कॉलेज कराए, हमने इतनी यूनिवर्सिटी बनाई, हमने इतने स्कूल बनवाए, ये तो वो लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों को आगे रख कर चलने वाले हैं, सरकारी जो स्कूल हैं उनको पीछे धकेलने का काम करते हैं। ऐसी ये चिराग योजना लेके आए हैं, ऐसे ये इन्होंने युवाओं को बात करते हैं, युवाओं को इन्होंने बेरोजगार करने का इसी सरकार ने काम किया है ना। इनकी ऐसी कौन सी भर्ती है जहां पर भर्ती लगातार ऐसे हुई हो? ये तो बात करते हैं कि हमने बगैर खर्ची पर्ची के भर्ती करने का काम किया। अगर बगैर खर्ची पर्ची के आपके सरकार, चलिए ठीक है, मैं तो कहूंगा जनता के बीच में खूब जाइए, खूब विपक्ष को रहना चाहिए ताकि आप इन बातों को लेकर कम से कम कन्विंस कर पाए जनता को। और आप लोगों के सामने जो चुनौती ये है कि वहां पे कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, जननायक जनता पार्टी भी, बताएंगे कैसे? सवाल ये है। अमित नेहरा जी, थोड़ा सा तस्वीर बड़ी करते हैं। हरियाणा के विषय पर तो हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन क्या आपको लग रहा है, क्योंकि हम लोग 2024 के अगर लोकसभा चुनावों को भी देखें तो क्या कांग्रेस टक्कर देगी भारतीय जनता पार्टी को? इसको भी हम साथ में जोड़ के देखें। ये यात्रा का मकसद यही है कि कम से कम विपक्षी पार्टी के तौर पर सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी है, और क्योंकि हम लोग देख रहे हैं विपक्षी एकजुटता की बात बार बार होती है तो उसमें कुछ दल आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं। क्या उसके लिए भी इस भारत जोड़ो यात्रा को आप महत्वपूर्ण मानते हैं कि कम से कम कांग्रेस फ्रेम में है? निश्चित तौर पे आयुष, देखिए 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उससे पहले पूरे देश में इस साल 9 स्टेट्स में चुनाव होने हैं। उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। 3 में तो अभी फरवरी में हो जाएगा मतदान और 2 मार्च को नतीजे आ जाएंगे नॉर्थ ईस्ट में, और उसके बाद 6 राज्यों में और हैं बड़े बड़े राज्य, जिसमें राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अपना छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है। तो ये बहुत बड़ा एक स्टेक है, उसमें राज्यसभा की सीटों का भी निर्धारण होना है उसके आधार पे, तो एक हवा भी बननी है, मोमेंटम होना है। तो निश्चित तौर पे आज के दिन कांग्रेस पार्टी एक
मुख्य विपक्षी दल तो है ही। अब कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि लगातार जो निष्क्रिय रही तो उसका खामियाजा उठाना पड़ा है कांग्रेस को। लगातार दो बार स्थिति ऐसी आ जाए कि आपके पास इतना बहुमत ना हो कि सेंटर में आप नेता प्रतिपक्ष न चुने जाएं, तो उसके लिए दिक्कत तो है ही। लेकिन जिस तरह से ये भारत जोड़ो यात्रा है वो शुरू हुई है, पूरी हुई है, इसमें उतार चढ़ाव जो आए हैं, तो उससे एक मजबूत विपक्ष का जो विकल्प है वो लोगों को दिख तो रहा है। हालांकि देखिए कागजों में इतनी स्थिति बुरी नहीं है, कई जगह काफी टक्कर दी है। अगर पूरे वोट देखे जाएं, हरियाणा में भी वोट परसेंटेज देखे जाएं तो कांग्रेस बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लेकिन एक जो दिखना होता है, आपको अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, कांग्रेस उसमें पिछड़ी हुई थी। लेकिन जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सबसे बड़ी बात ये है कि अभी प्रतिभागियों ने भी कहा, अभी राहुल गांधी का स्टेचर क्या है आज के दिन कांग्रेस में? वो एक एमपी तो है ना, तो वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और ना कोई इतनी बड़ी उनके पास कोई पद है, लेकिन फिर भी वो लोगों को खींच रहे अपनी तरफ। पूरी कांग्रेस को एकजुट किया है उन्होंने, तो उसका क्रेडिट तो उनको मिलना ही चाहिए और मिलेगा भी। अब वही बात है कि आगे नेहरा जी भाई, राहुल गांधी की रैली में या राहुल गांधी कभी कोई जनसभा करें या कोई यात्रा करें तो उसमें भीड़ ना हो, ऐसा तो हम लोगों ने कभी नहीं देखा। आप तो मुझसे ज्यादा वरिष्ठ, आपको पता है। लेकिन क्या ये जो भीड़ है ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी, या इस पोजीशन पर है कम से कम कि हाँ सत्ता के अंदर परिवर्तन या वो चैलेंज देंगे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को? वो कनेक्शन है क्या, बन पा रहा है कुछ, उसके कुछ इंडिकेशन आपको दिख रहे हैं? आयुष, कोई बहुत बड़ी चट्टान हो और आपके पास एक हथौड़ा हो छोटा सा, तो ये नहीं है कि आप एक ही चोट में उसको तोड़ देंगे, लेकिन आप लगातार चोट पे चोट जाएंगे, चोट पे चोट मारेंगे तो अंतिम चोट से वो टूटेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपकी पहले वाली चोट जो है वो व्यर्थ जाएगी। हर चोट का महत्व होता है। तो यही बात है कि सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा एक यात्रा से वो कन्वर्ट हो पाएगी भीड़ वोटों में, तो वो जरूरी नहीं है। वो कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि आप एक ही यात्रा में ऐसी जादू की छड़ी फेर दो कि सारे आपके पीछे पीछे हो जाएंगे। अलादीन का चिराग नहीं है ये, तो आपको लगातार फील्ड में रहना होगा, आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। अब एक मुद्दा है परिवार पहचान पत्र का। निश्चित तौर पे पूरा प्रदेश परेशान है आज के दिन परिवार पहचान पत्र में जो खामी हुई है उनके कारण, तो लोगों के सारे जरूरी काम अटके हुए हैं। बिल्कुल। और आपने जो बात कही वही बड़ी महत्वपूर्ण है कि ये कंटिन्यूएशन कितना बना रहेगा, ये मोमेंटम कितना बना रहेगा, हमको फोकस इस पर करना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना समय निकालने के लिए, उस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी बात कही और सबने ये दावा किया कि 2024 के अंदर सत्ता के अंदर वही रहेंगे या वही वापसी करने वाले हैं। अब ये जनता को तय करना है कि आखिर वो किन की बातों पर भरोसा करती है। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।